तो ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ आपसे कह लें सजेशंस हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप लाजमी सुन लें। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ज़हन में सोच लें कि आपको सीक्वेंस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, और हर पर्सन जो है उसको डिफरेंट तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकता है। हो सकता है जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस को ऑब्ज़र्व किया वो भी ठीक हो, और आपने जिस तरीके से ऑब्ज़र्व किया वो थोड़ा डिफरेंट रही हो, वो भी ठीक हो। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा ये जितने भी ऑपरेशंस हैं जो कि हमने सीक्वेंस में यूज़ करने हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, आपने ये जहन में रखना है ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्लस माइनस से रिलेटेड है, माइनस प्लस से रिलेटेड है, मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड है, डिवाइड मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। इनका पेयर वाइज आपस में रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको समझ भी आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीक्वेंस को पहचान पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप सीक्वेंस को देखें, सबसे पहले उसमें ये चीज़ देख लें कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है जो भी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, वो है 14, 19, 24, 29। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ज़्यादातर प्लस और माइनस के अंदर ही सॉल्व हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि और ऐसे भी सीक्वेंस हैं जिसमें ये फ्लक्चुएशन इस तरह की नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल आपके कोर्स के अंदर ज़्यादातर सीक्वेंस ऐसे ही मिलेंगे। तो आपने ये चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो हुआ करेगा जो प्लस माइनस के अंदर सॉल्व हो जाए। ज़्यादातर इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसके अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं सारे। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी आपने एक साथ फॉलो करना है। तो ये चीज़ें आपने पहले देख लेनी है कि सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो पहले इन दो में जस्टिफाई करें, अगर इन दो में जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही तो फिर इन दो पे जाएं। इस तरह आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप अगर इस सीक्वेंस को केयरफुली ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे और आप ये चीज़ें जो है समझेंगे नहीं, तो मेरा ख्याल है आपको हर सीक्वेंस में एक नई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइए अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7। तो ये मेरे पास D1 का चैप्टर नंबर 7 है, और इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7 है, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये चैप्टर है बेसिकली नंबर पैटर्न से रिलेटेड। तो नंबर पैटर्न्स के अंदर सीक्वेंस बेसिकली आते हैं, तो हम यही चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, मुख्तलिफ सीक्वेंस देखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वही इसके अंदर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7 है, और सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि हमें ए से लेकर पार्ट नंबर के तक कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। सीक्वेंस क्या होते हैं ये मैं अभी क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा इसमें एलेबोरेट भी करूंगा। तो हमें ए से लेकर के तक कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी टर्म्स जिसमें कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहा हो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर आपको वो रूल का पता चल जाए कि वो रूल क्या है, तो उसकी मदद से आप आगे वाली टर्म्स को बता सकते हैं जो कि मिसिंग हो। जिस तरह इन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने वो रूल भी ढूंढना है, वो रूल भी बताना है, और जो जहाँ तक ये सीक्वेंस लिख दिया गया है उससे अगली दो टर्म्स क्या होंगी वो भी निकाल कर बतानी है। यही ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिख लिया है। पार्ट नंबर ए को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि सीक्वेंस बेसिकली कहते हैं किसको हैं, उस वक्त तक हम क्वेश्चंस को इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सीक्वेंस हम कहते हैं कुछ ऐसी टर्म्स को जो कुछ रूल फॉलो कर रहे हों, उस पूरी टर्म्स को हम सीक्वेंस का नाम बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, और ये इस तरह ही आगे चलता जा रहा है। सो आप देखिए सीक्वेंस के अंदर कुछ टर्म्स हुआ करेंगी। टर्म्स क्या है, जैसे ये 2 जो है ये एक टर्म है, यहाँ पे इसको एक टर्म बोला करेंगे, ये एक दूसरी टर्म है, ये एक तीसरी टर्म है, और ये एक चौथी टर्म है। इनको हम बोला करेंगे टर्म्स, और ये कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिखी होंगी। तो सीक्वेंस ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें कुछ टर्म्स आ रही होती हैं, और उन टर्म्स के साथ उसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा होता है। अब ये रूल क्या चीज़ है, रूल का मतलब है आपको बेसिकली ये समझ आ जाए कि जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं उसके अंदर क्या ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगली टर्म लाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करें, 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2 का। कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2 का। 6 और 8 में कितना डिफरेंस है, फिर से 2 का। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये जो टर्म्स हैं इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल क्या फॉलो हो रहा है कि हर टर्म में 2 का डिफरेंस आ रहा है।
आप इस चीज़ को दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको प्रीवियस वैल्यू से माइनस करवाएं। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करवाता हूँ तो 4 - 2 कितना आता है, 2। इसके अलावा आप इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप 2 में 2 ऐड करवा दें, 2 में 2 ऐड करवा दें तो क्या आता है, 4। 2 में 2 ऐड करवाने से क्या आ रहा है, 4 यानी नेक्स्ट टर्म, और 4 - 2 को माइनस करने से क्या आ रहा है, 2 यानी 2। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ये दोनों ही एक दूसरे को जस्टिफाई करती हैं। ये चीज़ ये जस्टिफाई कर रही है कि इन दोनों में दो का फासला है यानी 2 का डिफरेंस है, और ये वाली चीज़ ये जस्टिफाई कर रही है कि इन सब टर्म्स में अगर 2 ही ऐड किया जाए, जो कि ऊपर पता चल रहा है कि इनमें डिफरेंस भी 2 का ही है, तो अगली टर्म आपको मिल सकती है। ये है एक रूल जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसी टर्म्स जिसमें कुछ ना कुछ आपको रूल मिले, कुछ ना कुछ रूल फॉलो होता नज़र आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और सीक्वेंस के अंदर टर्म्स नज़र आया करेंगी आपको जो कि कॉमर्स के साथ सेपरेट होकर लिखी हुआ करेंगे। इसके अलावा अब ये सीक्वेंस जो रूल होता है ये आप किस तरह पहचान सकते हैं, ये जाहिर बात है इसको पहचानने के लिए आपको या तो कुछ चीज़ों को ऐड करके देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ में फर्स्ट टर्म में 2 ही ऐड किया तो 4 आता है। सेकंड टर्म में अगर मैं फिर से 2 ऐड करूँ तो उसकी नेक्स्ट टर्म यानी 6 आती है। 6 में फिर से 2 ऐड करूँ तो क्या आता है, मेरे पास 8 आता है। तो या तो आपको कुछ ऐड करने से वो सीक्वेंस का रूल पता चल जाएगा, या तो आपको सब्ट्रैक्ट करने से वो रूल पता चलेगा। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, हो सकता है कहीं आपको दो टर्म्स को माइनस करके पता चले कि इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने यहाँ पे इस स्टेप में 4 - 2 किया तो कितना आ रहा है, 2। इसी तरीके से आप अगर 6 - 4 करें तो भी कितना आ रहा है, 2। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है, यानी जो फासला है, जो फ़र्क है, वो कितने का है, 2। तो जब किसी चीज़ का फ़र्क पता चल जाएगा तो इसका मतलब है वो जो डिफरेंस आ रहा है वही आप हर वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपको अगली वैल्यू मिलती चली जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी है। तो ऐड करने से भी आपको हिंट हुआ करेगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी आपको हिंट हुआ करेगा। तीसरा, मल्टीप्लाई करने से भी हिंट होगा। इसकी भी अभी मैं आपको एग्जांपल कोट करूंगा कि मल्टीप्लाई करने से आपको किस तरीके से हिंट हो सकता है। तो आइए एक सीक्वेंस भी देख लेते हैं इसी केस को जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि 1 2 4 8 ऐसा सीक्वेंस है जो कि ख़ास रूल को फॉलो कर रहा है। आप नोटिस करें, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4। 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 8। तो अगर आपसे पूछे 8 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 16। अगर आपसे कोई पूछे 16 से भी अगली टर्म क्या होगी, तो आप 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 32। तो ये पैटर्न किस तरह पता आपको चल रहा है, मल्टीप्लाई करने से। तो ऐसे सीक्वेंस भी आएंगे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने से आपको हिंट होगा कि इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यानी डिवाइड करने से भी आपको रूल पता चला करेगा कि सीक्वेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो डिवाइड करने के बाद आपको सेम रिजल्ट्स दे रही हो। तो इस डिवाइड वाली एग्जांपल जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आ जाएगी, तो ये हम उसमें जस्टिफाई कर लेंगे। इन शॉर्ट आपने अब ये याद रखना है कि सीक्वेंस कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें कुछ टर्म्स नज़र आती हैं और उन टर्म्स के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा होता है। वो रूल पहचानने के लिए या तो आपको ऐड करना पड़ता है, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर डिवाइड करना पड़ता है। ये 4 जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, ये आपको परफॉर्म करके पता चला करेंगे कि सीक्वेंस में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस इन जनरली टर्म से मिलके बना होता है। ये हर चीज़ एक टर्म होती है। ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है, और इन टर्म्स के दरमियान कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं कि ये एक क्या है, सीक्वेंस है। तो इस तरह के सीक्वेंस हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं। हमने उनका ये रूल भी फाइंड करके दिखाना है कि क्या रूल फॉलो हो रहा है, और इसके अलावा जो टर्म्स मिसिंग है, जो अगली 2 टर्म्स हैं, वो भी हमने निकाल कर बतानी है। तो आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीक्वेंस थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस के अंदर आती जाएंगी और मैं उसको डिस्कस भी करता जाऊँगा। तो आइए पार्ट नंबर A स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, याद रखें ये सीक्वेंस अभी आसान है। जब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है आगे बढ़ेगी, 7B 7C में जाएगी, तो सीक्वेंस थोड़े से कम्प्लिकेट होते नज़र भी आएंगे। तो आपने बहुत ध्यान से इनको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि ये इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छा इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जितना अच्छा आप इनको ऑब्ज़र्व करेंगे उतनी जल्दी आप इसको बता पाएंगे कि इसके अंदर रूल क्या फॉलो हो रहा है। तो जी हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि 34 से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, यानी हमने इसकी अगली 2 टर्म्स बेसिकली निकाल कर बतानी है। तो अब जब भी आपके पास सीक्वेंस आया करे, आप उसको जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया करें। जैसे मेरे पास सबसे बेसिक ऑपरेशन है एडिशन का, प्लस का।
तो मैं देखता हूँ क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसकी सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल फिट इन बैटरी है एडिशन के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो आप नोटिस करें यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 24 है। अगर आपको ना पता चल रहा हो कि इनमें क्या फ़र्क है या इसमें कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप सिंपली सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लें। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस करके देखें। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ 19 को 14 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 5। और ये आपने एक चेक नहीं करनी, कम से कम एक से ज़्यादा चेक कर लें, 2-3 चेक कर लें, ताकि आपको गारंटी हो जाए कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं 24 को 19 से माइनस करूं तो फिर से क्या आता है 5। इसी तरीके से मैं 34 को 29 से माइनस करूं तो फिर से क्या आता है 5। और ये डिफरेंस और एडिशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ये डिफरेंस का 5 आने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक वैल्यू में ये डिफरेंस यानी 5 ऐड कर देंगे तो अगली वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक ख़ास रूल फॉलो हो रहा है। वो रूल क्या फॉलो हो रहा है, इस डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप एक टर्म में 5 ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो आप देखें अगर मैं 14 में 5 ऐड करता हूँ यानी ये वाला डिफरेंस, तो कितना मिलता है 19, जो कि दूसरी टर्म है। अगर मैं दूसरी टर्म यानी 19 में फिर से 5 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलती है तीसरी टर्म यानी 24। ठीक है, बिल्कुल 24 में भी आगे 5 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 29 यानी तीसरी टर्म। इसका मतलब इसके अंदर एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल ये फॉलो हो रहा है कि आपके पास 5 ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल रही है। तो इसका रूल क्या होगा, जो कि इसका सोल्यूशन का पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जो वो रूल है तो वो ये रूल होगा बेसिकली, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जिस तरह आपको सूटेबल लगे। मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ कि ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो क्या रूल हमने निकाला, हमें रूल ये पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर ये रूल फॉलो हो रहा है कि अगर आप 5 ऐड कर दें हर टर्म में तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। अगर आप 14 में 5 ऐड करते हैं तो 19 अगली टर्म मिलती है, 4 में 5 ऐड करते हैं तो आपको अगली टर्म मिलती है। तो रूल तो निकाल लिया। अब ये बताना है कि जो अगली 2 टर्म्स मिसिंग है, जो उन्होंने कहा था फाइंड करके बताएं, यानी 34 से अगली 2 वो कौन सी बनती हैं। तो 34 में भी 5 ऐड करने के ही बाद ही आपको अगली टर्म पता चलेगी, क्योंकि आप रूल निकाल चुके हैं कि 5 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। तो 34 में अगर आप 5 ऐड करते हैं तो कितनी आएगी 39, यानी जो अगली टर्म है पहली ये क्या बनती है 39। और जब 39 अगली टर्म बन गई तो इसी में 5 आगे ऐड करना पड़ेगा, यानी 39 में ही दोबारा से आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 5। तो कितना आएगा आपके पास 44। इसका मतलब वो 2 टर्म्स जो हमने निकाल कर बतानी थी वो हैं 39 और 44। तो ये हुआ हमारे पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन। आइए इसके बाकी पार्ट भी देखते हैं। तो ये मैंने अब इसका बी वाला पार्ट लिख लिया है, यहाँ पे मैंने बी लिखना था, ये बी वाला पार्ट है। तो देखिए बी पार्ट में हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस गिवन है और हमने इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल कर बतानी है कि इसका रूल भी बताना है और ये भी बताना है कि ये अगली 2 टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, तो आप पहले इस सीक्वेंस को इंटरप्रेट करें और ऑब्ज़र्व करें कि ये सीक्वेंस किस तरह का आपको लग रहा है। आप नोटिस करें एक चीज़ जो आपने सीक्वेंस को देखते साथ ही पहचाननी है कि यहाँ पे 80 है, फिर 72 है, फिर 64 है, फिर 56 है, फिर 48 है। तो ये साफ बात पता चल रही है कि इस सीक्वेंस में कमी आ रही है। पहले बड़ी वैल्यू थी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, और इस तरीके से डिक्रीज़ हो रही है। यानी ये सीक्वेंस में एक बात तो बहुत क्लियर आपने पहचान लेना है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये सीक्वेंस कम हो रहा है। कम होने का मतलब है हो सकता है इसमें कोई चीज़ माइनस करने से दूसरी टर्म मिल सके आपको, ये चांस है इसका। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सीक्वेंस बहुत से तरह के होते हैं, ये इसमें से एक चांस आपको गारंटी कर सकता है कि आप जो रूल फाइंड करना चाह रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिल जाए। तो देखें 80, 72, 64, 56, 48 ये कम हो रही हैं चीज़ें, इसका मतलब इनमें से कुछ चीज़ कम हो रही है। अगर वो चीज़ एक जैसी है तो इसका मतलब है आपको रूल पता चल गया है कि वो रूल क्या होना चाहिए। तो वो बहुत आसान है कि अगर किसी चीज़ में फ़र्क देखना हो, क्योंकि इन दोनों में कुछ कमी आ रही है, और अगर वो जो कमी आ रही है वो जो फ़र्क है हमें पता चल जाए तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या यही रूल है इसका या नहीं।
तो फ़र्क मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप दो वैल्यूज़ को माइनस करें। ज़्यादा पॉसिबल तो यही होता है कि आप नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, लेकिन रूल फाइंड करने के लिए ये कोई लाजमी कंडीशन नहीं है। आपने का जो आपके पास जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सारा पॉजिटिव टर्म्स का लिखा हुआ है। ज़ाहिर बात है अगर आप इस स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव टर्म आएगी, वो भी आपको इंडिकेट कर देगी कि इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। लेकिन अभी आसानी के लिए मैं 80 में से 72 माइनस कर रहा हूँ। अगर आप 72 में से 80 माइनस करेंगे तो भी आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इसमें कितना आ रहा है। बाकी उसके साइन को किस तरह टैली करना है, किस तरह जस्टिफाई करना है, वो आप सीक्वेंस को देख के ही करेंगे। तो मैं अभी अगर आपको देख के बताऊं कि 80 में से 72 माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म, तो 80 माइनस 72 आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8, ऐसे ही आ जाएगा ना। आप कोई और भी माइनस करके देख लें। 72 में से 64 यानी सेकंड, पहले फर्स्ट सेकंड की थी, अब सेकंड थर्ड करके देखें तो ये भी कितना आ रहा है 8। इसी तरीके से 64 में से 56 माइनस करके देखें, ये भी कितना आ रहा है, ये भी 8 बनता है। इसका मतलब इन सब में 8 का गैप है, 8 का फ़र्क है। तो ये चीज़ जो फ़र्क होती है ये बता देता है आपको कि ये चीज़ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से अगली टर्म मिल सकती है आपके सीक्वेंस के मुताबिक। क्योंकि ये सीक्वेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें 8 कम करने से अगली टर्म आपको मिलेगी। ये इसका रूल है। 80 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 72, 72 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 64, 64 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 56। तो ये 8 का डिफरेंस होना आपको ये बता रहा है कि अगर आप 8 माइनस करें तो अगली टर्म आपको मिल जाती है, क्योंकि ये कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा होता तो मैं कहता, कोई ऐसी चीज़ आ रही होती तो मैं कहता इसमें इतना प्लस करने से अगली टर्म मिल रही है। क्योंकि ये डिफरेंस, ये जो सीक्वेंस है ये कम हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि इसमें 8 कम करने से अगला टर्म आपको मिलेगी। अगर आप 72 माइनस 80 करते तो भी -4 आंसर आता, तो -4 का मतलब ये लिया जाता कि इसमें -8 आंसर आता, सॉरी मैंने -4 बोल दिए। अगर आप 72 में से भी 80 माइनस करते तो आपके पास -8 आता, उससे भी ये मतलब लिया जाता कि इसमें 8 का गैप है, वो माइनस को हम निगलेक्ट कर देते क्योंकि सीक्वेंस हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस सारी जस्टिफिकेशन के बाद मैं इसका रूल लिख सकता हूँ। अब तो इसका रूल क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूल, वो है क्योंकि कम हो रही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट ईच, आप बल्कि इसको और आसान कर लें, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इसका रूल ये मिला कि अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करें हर टर्म में से तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। तो अब ये बताना मुश्किल नहीं है कि 48 से अगली टर्म क्या होगी। जाहिर बात है 48 से अगली टर्म भी वही होगी जो इस रूल के तहत होगी, यानी 48 में से भी 8 को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो आइए करते हैं माइनस, 48 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 40। इसका मतलब जो अगली टर्म होगी वो कितनी होगी 40। उसके आगे अगली टर्म तो 40 होगी, तो 40 में से भी क्या माइनस करना पड़ेगा 8। तो इसका मतलब 40 में से 8 माइनस करेंगे अगली टर्म क्या होगी 32। तो ये वाली टर्म क्या हुई 32। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या बनी 40 और 32। तो ये हमारे पास हो गया बी पार्ट। हमने इस सीक्वेंस को पहचाना, इसको जस्टिफाई किया और इसके बाद इसका रूल डिसाइड किया और रूल के बाद इसकी अगली दो टर्म्स भी बता दी हैं वो क्या होगी। आइए इसके कुछ और पार्ट्स भी देखते हैं। तो ये मेरे पास अब पार्ट नंबर सी है। तो सबसे पहले सीक्वेंस को देख के पहचानते हैं कि ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है या किसी और तरह बिहेव कर रहा है। तो ये साफ पता चल रहा है, यहाँ पे 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 48, फिर 96, यानी ये सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक सीक्वेंस आप में हर टर्म के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 6 के बाद 12 हो गई, 12 के बाद 24 हो गई, 24 के बाद 48 हो गई। तो ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है इसमें हो सकता है कोई चीज़ ऐड करने से दूसरी टर्म मिल जाए। मैंने कहा हो सकता है, ये इसके चांसेस हैं। जब भी एडिशन का साइन आपके पास जहन में आएगा, एडिशन की पॉसिबिलिटी आपके जहन में आएगी, आपने इसके साथ ही सब्ट्रैक्शन वाली पॉसिबिलिटी भी जहन में रखनी है क्योंकि ये दोनों ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिक्स में ये एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं। आपको डिफरेंस जो है वो बता सकता है क्या ऐड करें कि अगली टर्म मिल जाए, और आपको एडिशन बता सकता है कि कितना फ़र्क है इन दोनों में कि सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाए। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर सीक्वेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है, चांसेस हैं। तो अगर एडिशन काम करेगा तो अक्सर केसेस में सब्ट्रैक्शन भी उस तरीके से ही काम करता है। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा।
तो जब भी एडिशन करिए आपके पास जहन में आया, जिस तरह मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 में कुछ ऐड करने से हो सकता है 12 बन जाए, 12 में कुछ ऐड करने से हो सकता है 24 बन जाए। इसको सोचने के बहुत से अलग वे हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप भी इसको उस तरीके से सोच रहे हो, या आपको अलाउ है आप जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे पता चल रहा है इसमें कुछ ऐड होने से अगली चीज़ बनती है, तो मुझे वो नंबर निकालना चाहिए कि जो ऐड करने से अगला बन सकता है। तो वो नंबर निकालने के लिए मुझे हमेशा डिफरेंस का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, उनका फ़र्क निकालना पड़ता है, उनका डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो मैं ज़रा डिफरेंस निकालता हूँ, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करता हूँ, तो 12 माइनस 6 आता है 6। तो इससे ये पता चलता है कि इन दो में 6 का फ़र्क है। और ये चीज़ प्लस वाले से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि अगर मैं इन दोनों में पहली टर्म में 6 ऐड कर दूं जो कि डिफरेंस आया, तो मुझे अगली टर्म मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लस और माइनस एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप नोटिस करें 6 में 6 ऐड करें क्या मिलता है 12। इसका मतलब प्लस वाला भी जस्टिफाई कर रहा है इस बात को, और माइनस वाला तो जस्टिफाई कर ही रहा है कि इन दोनों में फ़र्क कितना है 6 का। लेकिन क्या ये रूल है इसका? अगला टर्म है आपका टर्म है 24, थर्ड टर्म। तो थर्ड वाली में से अगर सेकंड माइनस करूं तो मुझे तब भी 6 ही मिलना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस सेम रहना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं, ये एक स्पेसिफिक रूल है। रूल वो नहीं होगा जो बिल्कुल ही आप कह लें अल्टरनेट परफॉर्म करना शुरू कर दे, कहीं 3 कहीं 4। हाँ, एक पैटर्न नज़र आना चाहिए आपको। तो इस पैटर्न के मुताबिक अगर 24 में से 12 करें तो कितना आ रहा है 12। इसका मतलब यहाँ पे तो प्रॉब्लम बन रही है। एक बार डिफरेंस निकाला 6 आ रहा है, एक बार डिफरेंस निकाला 12 आ रहा है। इसका मतलब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर डिफरेंस 12 आ रहा है तो इसका मतलब है एक बार 12 करने से कोई चीज़ मिल रही है, और एक बार 6 भी आ रहा है डिफरेंस, तो एक बार 6 ऐड करने से मिल रही है। ये सेम बिहेवियर नहीं है, ये ख़ास रूल नहीं है। तो इसलिए ये सारा तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बची, एक बची मल्टीप्लिकेशन, एक बची डिवीज़न। इन दो को जस्टिफाई अब आप कर सकते हैं। तो मैं डिवीजन से मल्टीप्लाई जस्टिफाई करवा सकता हूँ, मल्टीप्लाई से डिवीजन जस्टिफाई करवा सकता हूँ। तो पहले डिवीजन की बात करते हैं। जिस तरह ये दो जुड़े हुए हैं, ये दो भी इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे आपने सब्ट्रैक्ट ऐड करके देख लिया है, अगर आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करके देखें, यानी 12 को आप किस पे डिवाइड करें 6 पे, तो क्या आंसर आता है 2। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन सेंस में कि अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो वो बात जाहिर बात है ट्रू है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 12। अब यही पैटर्न फॉलो करके देखते हैं, इसमें आगे फॉलो हो रहा है। 24 को 12 पे डिवाइड कराता हूँ तो कितना आंसर आता है, फिर से 2 आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन सेंस में अगर मैं बात करूँ तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आ रहा है 24, यानी वही वाली टर्म जो अगली लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जस्टिफाई हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपको अगली टर्म मिल रही है। आप देखें यहाँ पे मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे अगली टर्म 12 मिल गई। मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे अगली टर्म 24 मिल गई। इसका मतलब इसमें रूल फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि डिवीजन से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर आप एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो ये होगा इसका रूल। तो हमें रूल पता चल गया, आइए इसको लिख लेते हैं। तो जो रूल हमें पता चला है वो ये पता चला है कि अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 को हर टर्म के साथ विथ ईच टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट नेक्स्ट टर्म, आपको उसकी अगली टर्म मिल जाएगी। तो क्योंकि हमें लास्ट 2 टर्म्स निकाल कर दिखानी थी, तो लास्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए 192 को भी किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 384। इसका मतलब इससे नेक्स्ट टर्म 384 है, और ये 384 जो नेक्स्ट टर्म आई है इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से, क्योंकि रूल आपने ये जस्टिफाई किया। तो आपको कितना मिल जाएगा 768। इससे ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो क्या हैं 384 और 768। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। तो ये इसका मैंने पार्ट नंबर डी लिख लिया है। आज हम यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी पार्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो ये पार्ट नंबर डी अभी क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे लिए लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो में। तो इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूँ, अगर उसकी रिक्वेस्ट आती है, और अगर वो आप लोग खुद ही कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो ये अब आपके पास पार्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैंने काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ आपको किस तरह ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। तो एक बात क्लियर है, इस सीक्वेंस में चीज़ें कम हो रही हैं। 1600 कम होके 800 बन गया, 800 कम होके 400 बन गया। तो यानी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रोल प्ले हो सकता है।
अब मैं इसको डिटेल से नहीं बता रहा, आपको रफली बता देता हूँ। 1600 और 800 में सिर्फ 800 का फ़र्क बनता है, 800 और 400 में 400 का फ़र्क बनता है। तो आपने यहीं से जस्टिफाई कर लिया कि इन दोनों का फ़र्क एक जैसा नहीं है। फ़र्क एक जैसा नहीं का मतलब है कि आप इसमें एक जैसी चीज़ ऐड करके भी कोई अगली चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो जब ये ख़त्म हो गया तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन रह गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। तो वो बहुत क्लियर है, आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, 800 को 400 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, 400 को 200 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। यानी हर वैल्यू को अगर अगली वैल्यू पे डिवाइड किया जाए तो आपके पास आंसर आता है 2। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप हर वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड कर दें 2 से तो आपको अगला आंसर मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1600 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 800, ये वाली वैल्यू। 800 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है 400, अगली वैल्यू। इसी तरीके से 400 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है 200, अगली वैल्यू। तो हर टर्म को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती है, क्योंकि इन दोनों में बेसिकली 2 का रोल प्ले है। इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन सेंस में देखें, आप 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 मिलता है, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 800 मिलता है, 200 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो 200 को 2 से करें तो 400 मिलता है। ये इस तरह भी जस्टिफाई हो रही हैं और इस तरह भी जस्टिफाई हो रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने खुद से इसको इंटरप्रेट करना है। इसके बहुत तरीके हैं, बहुत से एंगल से इसको देखा जा सकता है। तो अभी मुझे अगली टर्म्स चाहिए, तो उनको सबसे आसानी से बनाने का तरीका यही है कि आप हर टर्म को 2 से डिवाइड करें, आपको अगली टर्म मिल रही है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है वो भी, लेकिन आप उसको बैकवर्ड जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है तो हम उसके लिए डिवीजन ज़्यादा प्रेफरेबली यूज़ कर लेते हैं। हालांकि मल्टीप्लिकेशन से भी जस्टिफाई हो सकती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए जिसको 100 पे डिवाइड करें तो 200 मिले, तो ये वैसे भी जस्टिफाई हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रूल है वो ये है कि सब चीज़ों को 200 से डिवाइड किया जाए तो आपको अगली टर्म मिल रही है। आइए इस रूल को लिख लेते हैं। तो अब मैं इसका रूल लिखने लगाऊँ। तो रूल इसका क्या निकाला है हमने कि डिवाइड ईच टर्म, हर टर्म को आप किससे डिवाइड करें 2 से, टू गेट नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको नेक्स्ट टर्म मिल सके। अब इसको अपने वे में भी लिख सकते हैं, मुझे जो बेहतर लग रहा है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका मतलब है 100 को भी किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 50। उससे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो अगली टर्म है यानी 50, उसको भी किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे। 50 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 25। तो अब 2 टर्म्स आपको पता चल गई, वो क्या होंगी 50 और 25। तो आप इसको बैक जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब था यहाँ पे 50 होना चाहिए था कि 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे क्या बनता 100। तो जस्टिफिकेशन हर तरह की पॉसिबल हो सकती है सीक्वेंस के अंदर, ये आप पे डिपेंडेंट है आप इस सीक्वेंस को किस तरीके से देखते हैं। तो आज पार्ट नंबर डी तक रखते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसके बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।